हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में बात करेंगे हम कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताएं या आप बोल सकते हो कमजोरियां क्या हैं। ठीक है, क्या उसमें कमियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले बहुत सारे लेसन मैंने किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास क्या था, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उन अंगों के बारे में, जैसे सुरक्षा परिषद के बारे में डिटेल से देखा था कि भारत स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है, उससे भारत को फायदे क्या होंगे, भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का फायदा क्या मिलेगा भारत को, और उसमें बाधाएं क्या है, भारत क्यों नहीं बन पा रहा स्थायी सदस्य, उसमें कौन सी बाधाएं आ रही हैं, इसके बारे में भी बात की थी। इसके अलावा देखा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, जो कि हम कहें कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं। तो इन सब टॉपिक के ऊपर लेसन कंप्लीट हो चुका है, आप उनको जरूर देखिए, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप सीधे उनका आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोरियां क्या हैं। तो सबसे पहला यही कि सभी देश सदस्य न होना, यानी आज भी देखें कि अंतरराष्ट्रीय इसका उद्देश्य क्या है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, लेकिन अभी भी दुनिया के सभी देश इसके सदस्य नहीं है, 193 के आसपास हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यदि आप शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं तो सभी इसके सदस्यों, सभी को बराबर अधिकार मिले, सभी की बात सुनी जाए। ठीक है, सभी को लगे कि किसी भी देश के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं होता, इस तरह से ही वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। तो सभी देश सदस्य बने इसके। एक इसमें एक कमजोरी है कि नहीं है, सिद्धांतों में विरोधाभास है। देखिए, इसके सिद्धांतों में लिखा है कि सदस्यों के साथ असमान व्यवहार नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। जैसे मैं सुरक्षा परिषद की ही बात कर लूं, तो सुरक्षा परिषद में क्या है, यदि मैं सुरक्षा परिषद की बात करूं तो जो स्थायी सदस्य हैं वो केवल 5 हैं। अब देखिए, जितने भी सदस्य केवल 5 सदस्य स्थायी हैं, बाकी सब जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और 5 जो स्थायी है उनमें उनको वीटो का अधिकार है, यानी निषेध अधिकार। जो चीज वो चाहे रोक सकते हैं, जिस चीज को चाहे पारित नहीं होने दे सकते। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सुरक्षा परिषद में भेदभाव है, और हम इसके सिद्धांतों में क्या करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो लेकिन सुरक्षा परिषद में तो असमानता की स्थिति मौजूद है, तो सिद्धांतों में विरोधाभास है, ये भी आप लिख सकते हो। निर्णय पक्षपात पूर्ण होते हैं, जैसे हमेशा आरोप लगते हैं कि जो महाशक्तियां हैं, ठीक है, जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, हमेशा जो भी निर्णय लिए जाते हैं इन्हीं के पक्ष में लिए जाते हैं। तो इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को ये वाली चीज ठीक करना होगा। वीटो अधिकार का दुरुपयोग, जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए चीन है, हमेशा भारत के आतंकवाद विरोधी मुद्दे में भारत के पक्ष की जगह चीन का पक्ष लेना, पाकिस्तान का पक्ष लेता है। तो कहीं ना कहीं चीन अपने हित साधने के लिए ही विश्व के प्रमुख मुद्दों में भी वो साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसी को हम बोल सकते हैं कि वो वीटो का दुरुपयोग करता है, वीटो अधिकार का दुरुपयोग करता है। उसे आतंकवाद के विपक्ष में ना देके पक्ष में देना चाहिए कि आतंकवाद दुनिया के लिए समस्या है, लेकिन वो क्या करता है, पाकिस्तान के पक्ष में वोट देता है। तो वीटो के अधिकार का दुरुपयोग करता है चीन। या अन्य देश भी अपने अपने जो फायदे वाले मुद्दे होते हैं उनमें अपने उसके अनुसार ही वीटो का प्रयोग करते हैं। विश्व जनमत के प्रतिनिधित्व का अभाव, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे महासभा है, ठीक है, तो उसमें पूरी तरह दुनिया की प्रतिनिधित्व नहीं है, सदस्य देशों का है। उसमें भी जो महासभा में कुछ निर्णय कैसे होते हैं, सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही लागू होते हैं, और सुरक्षा परिषद में कुछ ही देशों का प्रभुत्व है। विश्व जनमत के प्रतिनिधित्व का अभाव, आप ऐसा लिख सकते हैं। स्थायी सेना का अभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ की खुद की अपनी सेना नहीं है, यदि इसे कहीं कार्यवाही करना है तो अपने सदस्यों पर आश्रित रहता है। जब सदस्य सैनिक सहायता देंगे तब ये कार्यवाही करेगा। तो यानी कई बार सदस्य यदि नहीं चाहेंगे तो इसको वो अपनी कार्यवाही नहीं कर सकता। तो स्थायी सेना का अभाव, निर्णय को स्वीकार करने की असमर्थता, यानी सदस्य देश स्वीकार करें या ना करें, कोई निर्णय है उसे सदस्य देश स्वीकार करें या ना करें, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। यानी किसी देश के ऊपर दबाव नहीं रहेगा कोई भी स्वीकार करने में। ठीक है, चार्टर का स्पष्ट न होना या भेदभावपूर्ण होना, यानी आक्रमण तथा आत्मरक्षा के बीच स्पष्ट भेदभाव नहीं करता। इसीलिए कई बार कोई देश आक्रमण कर देगा और बोलेगा क्या कि मैंने जो काम किया है वो आत्मरक्षा के लिए किया है।
तो यदि ये चीज स्पष्ट नहीं होगी तो हमेशा ताकतवर देश कमजोर देशों में आक्रमण करते रहेंगे और बहाना बताएंगे कि हमने जो भी आक्रमण किया है वो आत्मरक्षा के लिए किया है। तो चार्टर में ये बात स्पष्ट होना चाहिए कि कौन देश किस स्थिति को आक्रमण कहेगा और किस स्थिति को उसको आत्मरक्षा माना जाएगा। यदि ये स्पष्ट होगा तो आक्रमण, छोटे देशों में आक्रमण की स्थिति बनेगी ही नहीं। महासभा की कार्यविधि दोषपूर्ण होना, यानी विचारणीय विषयों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो साथ ही लंबे लंबे भाषणों द्वारा बहुमूल्य समय भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, चर्चा होती रही है, एक प्रधानमंत्री दूसरा प्रधानमंत्री या अन्य देश के कोई भी जो प्रतिनिधि जाते हैं महासभा में, जो भेजे जाते हैं अलग अलग देश के प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि क्या होंगे, अपने भाषण देंगे, अपने देश का पक्ष रखेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे और बाद में उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो लागू भी नहीं किसी के ऊपर कराए जा सकते, जोर जबरदस्ती भी नहीं कराई जा सकती। तो ये भी एक इसकी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र